नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे कहानी गैंग्रीन। किसकी कहानी है? अज्ञे जी की ये कहानी है। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें इस कहानी के लेखक की, तो लेखक का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ये इनका क्या है? पूरा नाम है। अज्ञे जो है वो इनका उपनाम है और इसी नाम से हिंदी साहित्य में ये प्रसिद्ध हैं। शीर्षक इस कहानी का क्या है? सबसे पहले रोज़ नाम से ये कहानी प्रकाशित हुई थी। कब? 1937 ईस्वी में। लेकिन इसका 5वां जो संस्करण निकला, कब निकाला गया? 5वां संस्करण 1990 ईस्वी में निकाला गया। उसमें गैंग्रीन नाम से इसको प्रकाशित किया गया। इस कहानी का संकलन विपथगा नामक जो इनका कहानी संग्रह है उसमें हुआ। और कब हुआ? 1937 ईस्वी में। ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि गैंग्रीन कहानी का संग्रह, या यूं कहे कि इसका संकलन कौन से कहानी संग्रह में किया गया है, तो विपथगा नामक कहानी संग्रह में इसका संकलन किया गया है। इस कहानी में जो प्रमुख पात्र है जिनके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है, उसमें स्वयं लेखक हैं, क्योंकि ये मैं या आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। दूसरी मुख्य पात्र यहाँ कौन है? मालती है, जो इस कहानी की नायिका है और लेखक की दूर की रिश्तेदारी में बहन लगती है। फिर महेश्वर हैं ये, इनका नाम यहाँ पर महेश्वर है, थोड़ा ध्यान दें। महेश्वर की अगर बात करें तो ये मालती के पति हैं और टीटी के पिता हैं और एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं। टीटी मालती और महेश्वर का पुत्र है। तो ये मुख्य पात्र हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। आइए कहानी को देखते हैं। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा। ये कौन बोल रहा है? लेखक स्वयं बोल रहे हैं। मानो उस पर किसी शाप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य जो कहा ना जा सके, अस्पर्श्य जिसको स्पर्श ना किया जा सके, किंतु फिर भी बोझल और प्रकंप्य और घना सा फैल रहा था। यानी कुछ ऐसा था जो अजीब था, अलग था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर, पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी सी और फिर पूर्ववत हो गई। यानी फिर से उसके मुख पर मायूसी छा गई। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। मैं यहाँ पर कौन है? स्वयं लेखक हैं। भीतर पहुँचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं हैं? अभी आए नहीं, दफ्तर में हैं। वे यहाँ कौन? महेश्वर। थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। कब के गए हुए हैं? सवेरे उठते ही चले जाते हैं, मालती ने उत्तर दिया। मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा, आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पर वह नहीं मानी। बोली, वाह, चाहिए कैसे नहीं? इतनी धूप में तो आए हो यहाँ तो। मैंने कहा, अच्छा लाओ, मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटनों पर हाथ टेककर एक थकी हुई हूँ करके उठी और भीतर चली गई। देखिए, घुटनों पर हाथ टेकना यानी खुद को थका हुआ महसूस करना। तो यहाँ पर मालती एक युवती है, युवावस्था में है, लेकिन उसके हाव भाव और उसकी जो शारीरिक क्रियाएं हैं ये दिखा रही है कि वो किस प्रकार नीरसता से ग्रस्त है। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है? यह कैसी छाया सी इस घर पर छाई हुई है? कैसी छाया? निराशा की जो छाया है। मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है। यानी वो सखी जैसा रिश्ता उसके साथ रखता है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है। हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े और पिटे हैं, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुई थी। और हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं गिरा। यानी हमारे बीच में जो रिश्ता है वो मित्रता का रिश्ता रहा है।
मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। यानी लेखक मालती से कब मिल रहा है? 4 साल बाद मिल रहा है। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी। अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या? यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था, किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, यह कैसी छाया सी इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतया मालती पर। यानी कैसा निराशा का वातावरण इस घर में है, और खासकर मालती के व्यवहार में भी किस प्रकार की नीरसता आ गई है। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टीटी कहते हैं। मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आ जा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआंसा सा होकर कहने लगा, ऊहू, यानी वो रोने की कोशिश करने लगा। मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर बाहर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही था, यानी अचानक था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ, मालती ने कोई बात नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ। चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई? यानी शादी को कितने साल हो गए हैं? 2 साल हो गए हैं मालती और महेश्वर की। या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। यानी मालती उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे वह उसे पहले से जानती ही नहीं है। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। उसने एकाएक चौंक कर कहा, हूँ। यह हूँ प्रश्नसूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण, हैरानी के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वह एकटक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। यानी जैसे ही उसने उस तरफ देखा, उसने आंखें नीची कर ली। फिर भी मैंने देखा, उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो। यानी कोई इच्छा है जो उसके भीतर है, किसी बीती हुई बात को याद करने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा कुछ उसके मन में शायद चल रहा है। किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। यानी उसके मन में कुछ ऐसा भाव है जो दोबारा से जीवित होना चाहता है, दोबारा से गतिमान होना चाहता है। जो व्यवहार खत्म हो गया है, उस व्यवहार तंतु को दोबारा से संचालित करना चाहता है, लेकिन शायद वो विचार, वो भाव सफल नहीं हो रहा। वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है। चिर विस्मय में मानो मर गया है, चिर विस्मृति में, यानी एक लंबी याद में मानो वो मर गया है। उतने क्षीण बल से, उतने कम बल से, यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है, या वैसे तो ये एक संपूर्ण बल है, लेकिन फिर भी वो बल उसके लिए कम है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो। वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। तो यहाँ लेखक को क्या जान पड़ा कि ऐसे लगता है कि मालती एक जीवित प्राणी के समान है, जिसके गले में किसी मृत जंतु की खाल को या उसके ऊपर डाल दिया गया हो, तोक डाल दिया, यानी खाल, मृत जंतु की खाल डाल दी गई हो, और वह उसे उतार तो फेंकना चाहती है। मृत जंतु की खाल से अभिप्राय क्या है? निराशा से युक्त, जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें कोई नया विचार नहीं है। वो क्या है? नश्वर है, या यूँ कहें कि वो बेजान है, और उसके कारण ही वो इस प्रकार निराशा से घिर गई है। वो उसे उतार कर फेंकना चाहती है पर उतार ना पाए, यानी वो उस निराशा से घिर गई है। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा, पर वह हिली नहीं।
जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तब वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने गई। वे यानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फ़ोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ। जब वो आए तो उनसे परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं, एक तरह का सुरक्षात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम महेश्वर। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। ये सरकारी क्वार्टर है। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ के छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और अन्य ज़रूरी हिदायतें करने। उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट धरे पर चलता है, यानी निर्देशित है, उसी ढांचे पर उनका जीवन चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज़, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। वह स्वयं उकताए हुए हैं और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपनी फुर्सत के समय में भी सुस्त रहते हैं। यानी एक तो उनका कार्य और दूसरा जो वातावरण है, दोनों उनमें क्या उत्पन्न करते हैं, सुस्ती का भाव बना रहता है। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है, यानी मेरे बाद खाती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसीलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मज़ा क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और अच्छा लगता है। भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। कष्ट क्यों होगा? क्योंकि वो रोज़ ही लेट खाना खाती है या देर से खाती है। मालती टोक कर बोली, ओह, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज़ ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुई थी। बच्चा रो रहा था, पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। यानी एक माँ के हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था कि उसका बच्चा रो रहा है। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांटकर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बिठा दिया और बोली, अच्छा ले, रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। यहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की तो शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी ही देर में वे चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। वह बोली, खा लूँगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के यानी 3 आवाज़ हुई। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। थोड़ी देर में मालती फिर आई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो बहुत था, मालती ने कहा। हाँ, बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया था, वहाँ बचा कुछ होगा नहीं। यूँ ही रोब तो न जमाओ कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन ही हुए हैं, जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी बढ़ती जा रही है। यानी इनका जो घर है, जो क्वार्टर है, वो पहाड़ के ऊपरी हिस्से में है और जो छोटा सा बाज़ार है वो नीचे के हिस्से में है। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला ही नहीं, शायद 1-2 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो? लेखक ने प्रश्न किया। और कौन? कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी?
आज पानी नहीं है, बर्तन कैसे मंजेंगे? मालती ने कहा। क्यों, पानी को क्या हुआ? लेखक बोले। रोज़ ही होता है, कभी वक्त पे तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मंजेंगे। चलो, तुम्हें 7 बजे तक छुट्टी हुई। कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खाक हुई? यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण तो पूछा ही नहीं और बोली, यहाँ कैसे, यहाँ आए कैसे? मैंने कहा ही तो। अच्छा, अब याद आया, तुमसे मिलने आया था, और क्या करने? तो 2-1 दिन तो रहोगे न? नहीं, कल चला जाऊंगा, ज़रूरी जाना है, लेखक ने कहा। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे भी ध्यान हुआ, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ। पर बात भी क्या की जाए? मुझे ऐसे लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे ये घर, जैसे मालती। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े। यहाँ कहकर मालती थोड़ा हंस दी। वह हंसी कह रही थी, यहाँ पढ़ने को है क्या? मैंने कहा, अच्छा, मैं वापस जाकर ज़रूर कुछ पुस्तकें भेजूँगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने पूछा, आए कैसे हो? लारी में? लारी यानी बस में? पैदल? इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे ही आए हो? मालती ने कहा। नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले ही चलूँ। अच्छा किया, यहाँ तो बस, कहकर मालती चुप हो गई। फिर बोली, तब तुम थके होगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका। रहने भी दो, थके नहीं। थका भला थके हैं। और तुम क्या करोगी? लेखक ने पूछा। मैं बर्तन मांज रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएंगे। मैंने कहा, वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टीटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खन-खन ध्वनि मिलकर एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। यानी मैं सुस्त हो गया, मैं ऊँघने लगा। एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मौन हो गया। यानी जो आवाज़ आ रही थी, इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 खड़क रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वही 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार उग्र रूप में। मैंने सुना, मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस, यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के से स्वर में कह रही है, 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय को गिनने में भी उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। यानी मालती का जीवन कैसे हो गया, एक जैसे मशीन होती है, भावहीन। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है, किससे? कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया। न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई और लेखक मालती के बारे में, उसकी नीरसता के बारे में सोचता हुआ सो गए। तब 6 कभी के बज चुके थे जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली। मैं मुंह धोने को, पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया, पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की? उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया। गैंग्रीन के कारण ऑपरेशन करना पड़ा। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं?
आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। बोले हाँ, मिल ही जाते हैं। यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ ही जाता है, नीचे बड़े अस्पताल में भी। मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ गई। बोली हाँ, केस बनाते देर क्या लगती है, कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की टांग किसी की बाँ काट आते हैं, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। महेश्वर हंसे, बोले न काटे तो उसकी जान गंवाएं। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे, आज तक तो सुना नहीं कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं, मालती ने कहा। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है न, क्या परवाह है, मैं तो रोज़ ही ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुरा जाए तो ख्याल ही नहीं होता, पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। यानी सब कुछ उनके जीवन में रोज़ ही हो रहा है, वही उसी ढर्रे पर जीवन चल रहा है। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा टिप टिप। मालती ने कहा पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना बर्तन धोए जाने लगे हैं। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था, अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले अब रो रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी। देखिए, बच्चे के प्रति भी मालती और महेश्वर का कैसा नीरसता से भरा स्वभाव है। मैंने पूछा आप लोग भीतर ही सोते हैं, गर्मी तो बहुत होती है। होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर ये लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए, अब के नीचे जाएंगे तो चारपाइयाँ ले आएंगी। फिर कुछ रुक कर बोले आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठा कर निकलवा दिए। अब हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं, दो पलंगों पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था, या फिर एकदम चुप हो जाता था, और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वह उन्हें लेकर आंगन में एक और रसोई के छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। कहाँ है? अंगीठी पर रखे हैं, कागज़ में लिपटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज़ में वे लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षण प्रकाश में, यानी कम रोशनी में, उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात थी जब हम अभी स्कूल में भर्ती ही हुए थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना, और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अम्मियाँ तोड़ तोड़ कर खाना। मुझे याद आया, कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती थी तब मैं भी खिन्न मन लौट आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक लाकर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज़ पढ़ा करो, हफ्ते भर बाद मैं देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा, मालती के पिता ने कहा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़कर फेंक देती, अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा किताब समाप्त कर ली, तो उत्तर दिया हाँ कर ली। पिता ने कहा लाओ, मैं प्रश्न पूछूंगा, तो चुप खड़ी रही। पिता ने कहा तो उद्वत स्वर में बोली किताब मैंने फाड़कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत पीटी, पर वह अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वह उद्यत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या यह है? तभी महेश्वर ने पूछा रोटी कब बनेगी?
बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे भी गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे से कई छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे के कुछ कहने की और न जाने किन किन न्यूनताओं की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे और टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक ओर मोमजामा बिछाकर उसे उस पर लिटा गई थी। वह सो गया था पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया पर तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले, थके तो आप भी होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। किंतु उनके स्वर ने मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी। मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनभ्र था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर के दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है। अत्यंत शीतलता और संदिग्धता से छलक रही है, मानो चंद्रिका उन पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। चंद्रिका यानी चांदनी, चांद की चांदनी। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष, जो पहाड़ों में अक्सर होते हैं, गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हों। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांति में है किंतु उद्वेग में नहीं है, यानी उत्तेजना नहीं है। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव यानी बिना शोर के उड़ान से चक्कर काट रहे थे, वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा दी है। यहाँ पर पर्वत जो हैं, छोटे पर्वत शिशुओं के समान लग रहे हैं, छोटे बालकों के समान लग रहे हैं, जैसे उन्होंने उन पर जो फैले हुए चीड़ के वृक्ष की जो भुजाएं हैं वो आकाश की ओर बढ़ा दी, ऐसा प्रतीत होता है। पर यह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने। महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी, अभी छुट्टी हुई जाती है। और मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं, धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी कि रोज़ ही इतने बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा, यानी प्रकृति की सुंदरता मालती ने नहीं देखी। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा से मैंने टीटी की ओर देखा और वह एकाएक मानो किसी शैशवोचित वामता से उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। यहाँ टीटी का जो व्यवहार है वो भी अलग था। शैशव यानी बालक के लिए जो उचित होती है उसके प्रतिकूल था। वामता यानी प्रतिकूलता, और इसके प्रतिकूल वो भी नीचे गिर पड़ा, चिल्लाने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उस खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा से भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई बेचारे के। यह सब मानो एक ही क्षण में एक ही क्रिया की गति में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोटें लगती ही रहती है, रोज़ ही गिर पड़ता है। देखिए, ममता का जो भाव है उसमें भी नीरसता प्रभावी है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया, यानी मुझे बहुत हैरानी हुई। फिर एकाएक मेरे मन ने, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन ने भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला, माँ, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है।
यानी अभी भी तुम इतनी नीरसता से कैसे भरी हो? एक छोटे पुत्र की तुम माँ हो और बच्चे के प्रति इस प्रकार की नीरसता का भाव कैसे तुम्हारे मन में आ सकता है? और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं थी। मैंने देखा सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है। घुन जैसे कीड़ा होता है, घुन जो अनाज को खा जाता है भीतर ही भीतर, उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। छाया किसकी? नीरसता की। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई, यानी पहले के समान फिर से शांति हो गई। महेश्वर फिर लेटकर ऊँघ रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपट कर चुप हो गया था, यद्यपि कभी कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप ऊपर आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को, चांदनी को या तारों को? लेखक के मन में ये प्रश्न आता है। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अचानक ही अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मूक हो जाने वाली आवाज़ में उसने कहा, 11 बज गए। यानी उसका जीवन कैसे चल रहा था? उस घंटे की खड़कन के साथ या उस घंटे की ध्वनि के साथ उसके जीवन का समय बीत रहा था, नीरसता से भरा हुआ। तो ये कहानी हमारी आज पूर्ण हुई, गैंग्रीन कहानी। इस कहानी के बारे में और ज़्यादा विस्तार से मैंने एक और वीडियो बनाई थी काफ़ी टाइम पहले, उसका लिंक भी मैं यहाँ डाल दूँगी, उस वीडियो को भी डाल दूँगी, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर इसके साथ देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।